हेलो 10th क्लास। आपका 17वां चैप्टर आज आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां। आर्थिक समस्या में जिसमें पढ़ेंगे हम गरीबी और बेरोजगारी। तो आपको पता ही होगा कि गरीबी किसे कहते हैं, जिसकी मूलभूत आवश्यकताओं भी पूरी नहीं हो। यानी मूलभूत आवश्यकता कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। और अभी उसमें और दो आवश्यकता जुड़ गई है, आपका स्वास्थ्य और शिक्षा। यदि वो आवश्यकता भी यदि आपकी पूरी नहीं हो तो उसको हम कहेंगे गरीबी। ओके। भारतीय अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल आर्थिक और सामाजिक समस्याएं जैसे जनसंख्या वृद्धि, मूल्य वृद्धि, काला धन, गरीबी, बेकारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि का समावेश होता है, जिनमें मुख्य आर्थिक समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि है। जिनमें से गरीबी और बेरोजगारी का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। पहला है गरीबी। समाज का बड़ा वर्ग अपने जीवन की जो मूलभूत और आधारभूत आवश्यकताएं जैसे कि अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण और स्वास्थ्य की सेवाएं न्यूनतम मात्रा में भी भोगने से वंचित रहकर जीवन गुजरता हो, तब समाज की ऐसी स्थिति को व्यापक या दयनीय गरीबी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में समाज में रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? गरीब। अब गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोग यानी कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। आपने बीपीएल का नाम तो सुना ही होगा। गरीबी गुणात्मक विचार है, मतलब कि गुणात्मक आप समझ सकते हो कि उसका ये जो प्राथमिक आवश्यकता है उसको देखकर, ये गुण होते हैं, उसको देखकर हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति गरीब है। ओके। भारत में गरीबी को व्यक्ति के जीवन के लघुत्तम स्तर के रूप में देखा जाता है। मतलब समझ गए ना, उसके जीने का स्टाइल कैसा, उसके स्तर पर हम उसको पहचान लेते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों के सामान्य लक्षण निम्नानुसार पाए जाते हैं। जैसे कि पहला है, जिस व्यक्ति को 2 समय का पर्याप्त भोजन नहीं मिलता हो, यानी कि दोनों टाइम का उसे खाना नहीं मिलता हो, रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह प्राप्त नहीं होती हो, मतलब बहुत भीड़ भाड़ में या फिर ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ गंदगी हो, न चाहते हुए भी गंदे आवास या स्लम्स क्षेत्रों में निवास करना पड़ता। स्लम्स मतलब कि कच्ची बस्तियां, जहाँ भीड़ भाड़ हो, जहाँ गंदगी हो। उनकी आय निर्धारित अपेक्षित आय से भी कम, यानी कि आपने एक आगे वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कैलोरीज, मतलब जैसे दिन की इतनी कैलोरीज होनी चाहिए, वो यदि उससे भी कम उनकी कैलोरी हो, उनकी आय मतलब डे वाइज जो आय इनकम हो वो कम हो, तो वो गरीब भी होते। उनकी आय राष्ट्रीय औसत आयु से भी कम, यानी कि राष्ट्रीय आय इस बार अभी 68 ईयर्स या 60 तक है। यदि इतने से भी कम आयु में पहले मृत्यु हो जाती है तो क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके पास प्राथमिक आवश्यकता पूरी करने के लिए पैसे नहीं, इसलिए वो गरीब थे, इसलिए वो मर गए, तो उनको भी गरीब माना जाता है। जो अधिकांश निरक्षर होते, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो सतत पौष्टिक आहार के अभाव से छोटे बड़े रोगों से पीड़ित होते, उनको खाना अच्छा नहीं मिलता, इस कारण बहुत सारे रोगों से पीड़ित होते हैं। जिनके बालकों को परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए पढ़ने की उम्र में मजदूरी या काम धंधे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिनके बालकों की कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की दर अधिक रहती है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने के लिए सरकारी प्रयास, मतलब सरकार उनके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है वो। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवार की आय बहुत कम होती है। ऐसे परिवारों को अंत्योदय परिवार या गरीबी रेखा के नीचे जीते परिवार कहते हैं, यानी कि बीपीएल परिवार कहते हैं। फिर सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचान कर राशन कार्ड के आधार पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शुरू की। इन दुकानों को हम उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। ये शायद बहुत सारे लोगों को अब तो पता ही चल गया होगा उचित मूल्य की दुकान, क्योंकि लॉकडाउन में उन्हीं दुकानों से सब लोगों को राशन कार्ड के आधार पर गेहूं, चावल, चने वगैरह मिले, तो वो सरकार के द्वारा दुकानें होती है। ऐसे परिवारों को प्रति मास आवश्यक चीज वस्तुएं जैसे अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन आदि वितरण करती है। इनके द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने के प्रयास भी हुए हैं। गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नियामक बोर्ड और अंडरलाइन कर लो ने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले गरीबी का विचार किसने प्रस्तुत किया था? नियामक बोर्ड। ठीक है। गरीबी रेखा की गणना में अथवा मापन में अब अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, सैनिटेशन की सुविधा, वाहन, परिवहन आदि के पीछे होने वाले उपभोग व्यय और आय को ध्यान में लेकर कैलोरी के आधार पर जीवन स्तर की निश्चित सतह को गरीबी रेखा के रूप में पहचाना जाता है।
गरीबी रेखा का मापदंड समय, स्थल, सहयोग या परिस्थिति में आने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलता भी रहता है। ठीक है, अब गरीबी का मापन कैसे करेंगे हम, मतलब कैसे रूप में उस गरीबी को माप सकते हैं। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने की दो पद्धतियां हैं। पहली है किसी एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तु या सेवाओं के पीछे किए जाने वाले खर्च के आधार पर, मतलब आप अपनी फैमिली के ऊपर कितना खर्च करते हो, पैसे कितने खर्च करते हो उसके आधार पर। दूसरा है परिवार द्वारा प्राप्त कुल आय के आधार पर, यानी कि परिवार में कितने जन कमाने वाले हैं। ठीक है, अधिक से अधिक 5 सदस्य संख्या निर्धारित है। कितनी संख्या? 5 जनों की। ठीक है, अब आप इस गरीबी को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2। पहली है निरपेक्ष गरीबी और दूसरी है सापेक्ष गरीबी। अब निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? समाज के लोग अनाज, दलहन, दूध, सब्जियां, कपड़े जैसी प्राथमिक आवश्यकताएं लघुत्तम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ न हो, मतलब एकदम कम मूल्य पे भी ये चीजें वो नहीं खरीद सकते हो, उनको हम निरपेक्ष रूप से गरीब कहते हैं। ठीक है, सापेक्ष गरीबी समाज के भिन्न भिन्न आय वाले वर्गों में से जो कोई वर्ग अन्य से कम आय प्राप्त करता हो तो वह सापेक्ष रूप से गरीब कहा जाता है। जैसे कि मेरी आय 100 रुपए और इसमें से आप एक जन की आय 200 रुपए, तो आपकी तुलना में मैं क्या हूँ? गरीब हूँ, क्योंकि आपको मेरे से 100 रुपए ज्यादा मिल रहे। ठीक है, तो ये सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष तो मतलब कि एकदम ही कम आय हो, और सापेक्ष मतलब किसी की तुलना में किसी की कम हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ, ए की 10,000 है, बी की 20,000 है और सी की 30,000 है। यह तीनों व्यक्तियों की अलग अलग आय है। बी व्यक्ति के सापेक्ष ए व्यक्ति की आय कम है और ए व्यक्ति गरीब माना जाता है। इसी तरह सी व्यक्ति के सापेक्ष ए और बी दोनों की कम है, तो वो दोनों ही गरीब माने जाते हैं। ओके, समझ में आ गए सापेक्ष गरीबी। अब है भारत में गरीबी। भारत में योजना आयोग ने 2011-12 में गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च रुपए 816, यानी कि महीने की एक व्यक्ति कितना खर्च हो? 816 रुपए, अर्थात प्रति परिवार खर्च पर, यानी कि हमने 5 सदस्य निश्चित किए तो 4,080 रुपए, और शहरी क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति मासिक खर्च एक व्यक्ति पर 1,000 रुपए और प्रति परिवार 5,000 का अनुपात निर्धारित किया गया। अर्थात आवश्यकताओं पर खर्च कर सके इतनी प्रति व्यक्ति मासिक आय कम से कम प्राप्त होनी चाहिए। इस नए मापदंड के आधार पर भारत में 2011-12 में गरीबों की संख्या घटकर 27 करोड़ हुई थी और गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या में से घटकर 21.9 रह गई। भारत में 2009-10 में गरीबी की मात्रा में कुल जनसंख्या 29.8% थी और अभी कितनी होगी? 21.9%। ओके, मतलब घट गई है। इस प्रकार लगभग 35.47 करोड़ लोग गरीबी में जीवन जी रहे थे। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना की जा सके इसलिए 2012 में 2008 के भाव से प्रति व्यक्ति दैनिक आय यूएसए डॉलर 1.90 डॉलर निर्धारित की थी, जो गरीबी रेखा का मानक है, मतलब ये एक निश्चित मान है। ठीक है, विश्व बैंक के एक लेख के अनुसार 2010 में भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 121 करोड़ में से 32.7% लोग गरीब थे। कौन से सन में? 2010 में, यानी कि 32.7, और अब घटकर कितने हो गए? 21.9 लोग गरीब रेखा के नीचे जीवन जीने लगे थे, जिनकी संख्या लगभग 45.6 करोड़ थे। मतलब 121 करोड़ में से 45.6 करोड़ लोग गरीब है। यूएनडीपी 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में, ये तो किसकी रिपोर्ट थी? योजना आयोग, और अभी यूएनडीपी की। ठीक है, 2011-12 में गरीबी का अनुपात कुल जनसंख्या के 21.92 थी। भारत में कुल गरीब 26.93 करोड़ में से ग्रामीण क्षेत्रों में 21.65 करोड़ लोग 25.7 और शहरी क्षेत्रों में 5.28 करोड़ लोग, यानी कि 13.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे। भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गरीब है? छत्तीसगढ़, जहाँ पे 36.93% गरीब लोग, और जबकि सबसे कम गरीबी वाला राज्य गोवा है, क्योंकि वहां की तो जनसंख्या भी सबसे कम है, 5.9% लोग ही वहां गरीब है। ठीक है,
गुजरात में गरीबी का अनुपात 16.63% रहा है। औसत में 30% से भी अधिक गरीबी के अनुपात वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आदि है। भारत विपुल मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और अपार प्राकृतिक उपहारों से समृद्ध है, परंतु इन विपुल संसाधनों का सुयोग लाभ उठाने की क्षमताओं का अभाव, शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल का अभाव, वर्षों के त्रुटिपूर्ण आयोजनों के कारण इन प्राकृतिक संपत्तियों का लोगों के कल्याण और सुख समृद्धि के संदर्भ में कार्यक्षम उपयोग न हो पाने के कारण लोगों में गरीबी का अनुपात नहीं घटा है। इसे कहा जाता है कि अमीर भारत में लोग कौन से रहते, गरीब रहते। मतलब यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं है, भारत में बहुत सारे खनिज पदार्थ है, फिर भी यहाँ के लोग क्या बने हुए हैं, गरीब बने हुए। इसीलिए क्या कहा गया है कि अमीर भारत के लोग कैसे हैं, गरीब। ग्रामीण गरीब, ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले गरीबों में अधिकांश भूमिहीन, कृषि मजदूर, गृह उद्योग या कुटीर उद्योगों के कारीगर, सीमांत किसान, भिक्षुक, दैनिक मजदूर, जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जनजातियां, काम चलाऊ कारीगर है जो गरीब रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। दूसरा ब है शहरी गरीब। शहरी क्षेत्रों में बसने वाले गरीबों में काम चलाऊ मजदूर, बेरोजगार दैनिक मजदूर, घरों के नौकर, रिक्शा चालक, चाय नाश्ते के ठेले गले या होटल ढाबा पर, ऑटो गैरेज में काम करने वाले श्रमिक, भिक्षुक जो अपनी न्यूनतम जीवन की आवश्यकता भी संतुष्ट नहीं कर सकते और गरीबी में सड़ रहे हैं। अब गरीबी के उद्भव के कारण है कि गरीबी कैसे फैली। गरीबी की जड़ें शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में खूब गहराई तक फैली हुई है, जिसके कारण निम्नानुसार है। कृषि क्षेत्र में अपूर्ण विकास और अपर्याप्त सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय में कमी। मतलब कृषि का विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ, वहां सिंचाई की सुविधा भी नहीं, इसलिए वहां पे आय में कमी होने लगी। फिर कृषि समय के अलावा वैकल्पिक रोजगार के अवसर, यानी कि यदि जब खेती का टाइम हो तभी खेती की जाती, बाकी सब टाइम में वो जो किसान लोग होते वो फ्री बैठते और कोई रोजगार के साधन नहीं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगारी के आवश्यक ज्ञान, शिक्षा, कौशल या प्रशिक्षण का भी अभाव है। फिर जाति प्रथा, रूढ़ियां, परंपराओं के कारण, रीति रिवाजों के पीछे भयंकर दिखावटी खर्च के कारण कर्जदार बनता है। इस प्रकार घेर उत्पादन के खर्च में भी वृद्धि होती है। मतलब दिखावे के कारण भी बहुत सारा खर्च करना पड़ता है, तो वो फिर कर्ज बढ़ता जाता है और वो इस तरीके से गरीब होते जाते। निरक्षरता का अनुपात अधिक होने से शोषण और अन्याय के भोग बनते हैं तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव से लाभ नहीं ले सकते। आर्थिक नीतियों के निर्माण के अंत में मनुष्य की आवश्यकता और उसके आर्थिक हितों की उपेक्षा होने से नकदी फसलों को प्रोत्साहन मिला और खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटा। अनाज, दलहन आदि की कमी उत्पन्न हुई और मूल्य उनके बढ़े, जिससे 2 समय का पर्याप्त भोजन भी उनको प्राप्त नहीं हुआ। आर्थिक सुधारों के लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई। कुटीर और लघु उद्योग लगभग समाप्त हो गए। स्थलांतरण बढ़ा, मतलब लोग शहरों की ओर बढ़ने लगे। कृषि की आय भी घटने लगी। फिर गरीबी, कुपोषण और विविध रोगों के शिकार बने। स्वास्थ्य विषय खर्च बढ़े, आय स्थिर रही, आय तो बढ़ी नहीं और खर्चे बढ़ गए। उपचार, दवा पर खर्च में वृद्धि। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए। परंपरागत व्यवस्था, कुटीर उद्योग नष्ट हो गई। स्थानीय बाजार बंद होने से बेकारी में भी वृद्धि हुई, क्योंकि पहले से अभी लगते ना संडे मार्केट या सूरत में, तो पहले हाट बाजार लगते थे गाँव में, तो वो भी बंद हो गए। इस वजह से और बेकारी बढ़ी, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी, बाल मृत्यु दर घटी, औसत आयु सीमा बढ़ी। श्रम की कुल मांग की अपेक्षा श्रम की पूर्ति बढ़ने से बेकारी बढ़ी। दूसरी तरफ उनकी आवश्यकताओं की वस्तु की तुलना में उत्पादन घटने से भाव उसके बढ़ने लगे। क्रय शक्ति कम हुई, जीवन स्तर गिरा और अंत में गरीबी में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये सब गरीबी बढ़ने के मेन पॉइंट है। तो आपको समझ में आ गया। अब गरीबी हटाने के लिए जो व्यू रचना की गई, यानी कि क्या क्या करना है, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।